हेलो, वेलकम अगेन। इस वीडियो में आज 2020 CDS के साइंस के PYQ करने वाले हैं। हम इस चैनल पे सारे PYQ डालेंगे, साइंस के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, सभी के अलग अलग ईयर के हिसाब से वीडियो आते रहेंगे। जैसे कि हिस्ट्री का क्वेश्चन 2020 या 21 या 2022 के, या पॉलिटिकल का एक अलग सीरीज़ बना देंगे और हिस्ट्री का एक अलग और साइंस का अलग। तो ये उसी सीरीज़ में ये 2020 के साइंस के क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन द मून। इंडिया में वह कौन सी लेक है जिसके अंदर लार्ज क्वांटिटी में वो सब्सटेंस पाए गए हैं जो कि मून पे पाए जाते हैं। लोनार लेक, पेंगोंग लेक, चिल्का लेक या लोकटक लेक। तो लोनार जो लेक है महाराष्ट्र में, इसमें 2019 की बॉम्बे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा ये पता लगाया गया कि इसके अंदर एस्ट्रॉइड के 99.99% सब्सटेंस मेल खाते हैं। तो उससे ये पता लगाया गया कि ये जो लेक है वो एस्ट्रॉइड गिरने से बनी है। एस्ट्रॉइड गिरने की वजह से लोनार लेक महाराष्ट्र बनी है। तो इससे संबंधित और क्वेश्चन जैसे लेक पूछ लेता है बहुत बार। तो पेंगोंग लेक अपने लद्दाख में है, चिल्का लेक उड़ीसा, और लोकटक जो लेक है वो मणिपुर में है। और कुछ लेक हम देख लेते हैं, जैसे वुलर लेक। वुलर लेक दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में है। पुष्कर लेक दोस्तों अजमेर में है। ये आप साथ साथ में इन लेक्स के नोट्स बना लीजिए, इससे बाद में रिवीजन करने में आसानी रहेगी। भीमताल लेक है दोस्तों उत्तराखंड में, और वेम्बनाड लेक है दोस्तों केरला में। तो ये कुछ लेक हैं जो अधिकतर पूछ भी ली जाती हैं लेक के बारे में। FCAT में तो अधिकतर पूछते हैं, CDS में तो क्या पता, बट आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाँ ये PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। उस पर 2021 या 19 की भी PDF आपको मिल जाएंगी साइंस PYQ की। और आगे जो भी वीडियो इस चैनल पे आती रहेंगी उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिलती रहेंगी, जो कि नीचे दे रखा है। TMMR एजुकेशन नाम से टेलीग्राम चैनल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द प्रज्ञान रोवर इंस्टॉल्ड इन चंद्रयान 2 तो मिशन हैड हाउ मैनी व्हील्स। यानी कि चंद्रयान 2 में जो प्रज्ञान रोवर था उसके अंदर कितने व्हील्स थे। चंद्रयान 2 दोस्तों इसरो द्वारा जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। और ये लॉन्च किया गया था लोनार साइट, जो कि मून की जिस तरफ मून पे सबसे ज़्यादा डार्कनेस रहती है ना, उसकी स्टडी करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली ये मिशन फ्लॉप हो गया और अनसक्सेसफुल रहा ये मिशन। अब इस मिशन के अंदर ये पूछ रखा है इस क्वेश्चन में कि जो रोवर था उसके कितने व्हील्स थे। तो उसमें व्हील्स थे दोस्तों 6। उसमें दोस्तों लैंडर की वजह से ये मिशन फेल हुआ था, जो था विक्रम। लैंडर टूट गया था लैंड करते वक्त। और उसमें जो रोवर था वो था प्रज्ञान। अब दोस्तों 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च करने की तैयारी भी हो रही है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर करते हैं थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्किंग प्रिंसिपल वर्क्स इन हाइड्रोजन बॉम्ब। तो दोस्तों जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है, जैसे कि रशिया का टसार बॉम्ब एक हाइड्रोजन बॉम्ब है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन, चेन रिएक्शन या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो वो करता है दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूजन पे। यानी कि 2 एटम है वो मिलके एक हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। और न्यूक्लियर फ्यूजन इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे यूरेनियम जो कि एटॉमिक नंबर होता है 92, एटॉमिक मास होता है 235। इसके ऊपर न्यूट्रॉन की अगर बॉम्बार्डिंग की जाए तो ये 2 पार्टिकल्स 2 एलिमेंट्स में टूट जाएगा यूरेनियम की। और फिर इन पे और कराई जाए तो ये 2 और यूरेनियम में टूट जाएंगे। ऐसे बहुत से पार्टिकल टूटते जाएंगे और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन होता है दोस्तों 2 पार्टिकल्स का आपस में टकराकर 2 पार्टिकल का आपस में टकराकर जुड़ना, न्यूक्लियर फ्यूजन। और चेन रिएक्शन यही होती है दोस्तों, ये 2 से 4, 4 से 8,
8 से। इसको चेन रिएक्शन बोलते हैं दोस्तों। ये दो टाइप की होती है, एक होती है स्टॉपेबल, एक होती है अनस्टॉपेबल। जो स्टॉपेबल होती है वो दोस्तों थर्मल पावर प्लांट में यूज की जाती है, और जो अनस्टॉपेबल होती है चेन रिएक्शन होती है वो यूज की जाती है एटॉमिक बॉम्ब में, जिसको रोका नहीं जा सकता। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तो एटॉमिक बॉम्ब से ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर करें 4th, if the linear momentum of a moving object gets doubled due to application of a force then its kinetic energy will। तो दोस्तों इसमें पूछ रखा है कि अगर किसी लीनियर ऑब्जेक्ट का मोमेंटम को अगर बढ़ा दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो उसके ऊपर जो फोर्स, तो उसके ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी होती है दोस्तों K=12mv²। आते हैं दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन सीरीज में न्यूमेरिकल वाले आते हैं, जो ज़्यादा इतने हार्ड नहीं है, इजीली कर सकते हैं आप। और बात करें मोमेंटम की, तो मोमेंटम होता है दोस्तों मास गुना में वेलोसिटी। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले अपने को याद हो तो अपन आसानी से कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी =12mv²। ऊपर और नीचे दोनों तरफ अगर m ले लें तो ये हो जाएगा अपने पास ½ m²v²/2m। तो अगर इसको करें तो ये हो जाएगा ½ mv²/2m। ये रिलेशन पता चल गया दोस्तों अपने को मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो इसको अपन p भी लिख सकते हैं, क्योंकि m × v होता है मोमेंटम, तो इसको स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, इसका दोनों के रिलेशन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी p²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी p² के बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी है ये हो जाएगी 4p²/2m। तो इससे प्रूव होता है कि काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी। अगर मोमेंटम को अगर अपन दुगना कर दें तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी। तो आते हैं न्यूमेरिकल वाले, तो ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होते, बट एक दो हार्ड भी होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5th। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 2 times द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। अगर किसी 2 ऑब्जेक्ट हैं, उनकी जो दूरी है वो दुगनी कर दी जाए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच में क्या असर रहेगा। सेम रहेंगे, इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे 4 times। तो दोस्तों अगर उनकी डिस्टेंस बढ़ेगी ना तो सेम तो नहीं रहेंगे, इसको तो एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन 3 रहेगी, इंक्रीज हो या डिक्रीज या डिक्रीज। अगर अपन को ये पता चल जाए इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी तो भी हम एक और एलिमिनेशन कर सकते हैं। तो वो एक फॉर्मूला है दोस्तों, F=gm1m2/r²। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, F फोर्स है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट सेकंड, और r से उन ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस। तो मतलब दोस्तों अगर मास बढ़ेगा तो ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा, और दूरी बढ़ेगी तो घटेगा, तो कन्फर्म है डिक्रीज होगा। तो इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं, 2 होगा। C और D में से होगा। अब C और D में से 2 गुना डिक्रीज होगा या 4 गुना डिक्रीज होगा। इसके लिए हम फॉर्मूले में रख के देख लेते हैं, gm1m2/4r²। तो F=F/4, क्योंकि अपन इसको 2 करेंगे, 2 से स्क्वायर होगा 4 और 4r²। तो 4r² यानी कि 4 गुना डिक्रीज होगा। अगर किसी डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, हम डबल करेंगे, तो जो से ग्रेविटेशनल फोर्स है उनके बीच में वो 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन इज नॉट करेक्ट। न्यूट्रॉन्स के बारे में कौन सी प्रॉपर्टी है जो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन मास इज ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रोटॉन मास। हाँ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर मास के होते हैं तभी वो स्टेबल होते हैं न्यूक्लियस में। सेकंड ऑप्शन, न्यूट्रॉन पोसेसेस 0 चार्ज। हाँ, न्यूट्रॉन होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। ये भी सही है, ये भी सही है। न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इनसाइड एटॉमिक न्यूक्लियाई। हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही एटॉमिक न्यूक्लियाई के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और उनके बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये भी सही है। ऑब्वियसली फिर डी गलत होगा। क्या है डी? न्यूट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियाई। इस न्यूट्रॉन्स एटॉमिक न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो रिवॉल्व तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन करते हैं, ना कि न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो दोस्तों न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ स्टेबल होते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये कुछ
आपको इनमें से एलिमिनेशन करके आसानी से कर सकते हैं। एलिमिनेशन बेस्ट मेथड है CDS के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें इस तरीके के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें एलिमिनेशन लगाओ, हो जाएगा आसानी से। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू अल्ट्रा वायलेट लाइट इज नॉट करेक्ट। UV रेज के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स वाले अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। आपको 10 क्वेश्चन तो स्टेटमेंट वाले आसानी से मिल जाएंगे, 25 से 26 क्वेश्चन नॉर्मल CDS में पूछे जाते हैं। तो क्या है वो स्टेटमेंट UV लाइट के बारे में जो कि करेक्ट है। इट इज़ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या ये यस दोस्तों, UV लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट्स राइट। B, इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, राइट। इट इज़ ए लॉन्गिट्यूडनल, ये रॉन्ग है, क्योंकि जो UV रेज होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव 2 वेव होती हैं, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल और एक होती है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव जिसको मीडियम की आवश्यकता हो वो होती है लॉन्गिट्यूडनल, और जो बिना मीडियम ट्रेवल कर सकें, विदाउट मीडियम, वो होती है ट्रांसवर्स वेव। तो UV रेज जो कि सन से भी आती है, हानिकारक होती है, तो वो वैक्यूम, अर्थ के बाहर तो वैक्यूम है, तो वो वैक्यूम में ट्रेवल करके आती है। तो वैक्यूम में ट्रेवल करके आती है तो कन्फर्मली वो ट्रांसवर्स वेव है, ना कि लॉन्गिट्यूडनल वेव। फिर ये तो राइट हो ही जाएगा। इट्स वेवलेंथ इज शॉर्टर स्मॉलर देन द विजुअल लाइट। विजुअल लाइट से इसकी जो वेवलेंथ है वो स्मॉल होगी। वेवलेंथ की अगर यूनिट की बात की जाए तो वेवलेंथ मापी जाती है मीटर में, वेवलेंथ मापी जाती है मीटर में, और अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी मापी जाती है हर्ट्ज से। और वुमन की अगर फ्रीक्वेंसी, सुनने की फ्रीक्वेंसी देखें तो वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक अपन सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच अंडर द किंगडम प्लांटी विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक। यानी कि मुख्यतः कौन से किंगडम में, प्लांटी किंगडम में कौन से जो पौधे वो एक्वेटिक यानी कि जलीय है, जो पानी में, वाटर में पाए जाते हैं, तो वो दोस्तों एल्गी है। एल्गी है, पानी में ही पाई जाती है। ये खुद की फोटोसिंथेसिस करके खुद का खाना स्वयं बना सकती है। ब्रायोफाइटा की बात करिए लैंड पे होते हैं, और अगर जिम्नोस्पर्म की बात करें तो नो सीड नो फ्रूट, यानी कि न तो इनमें बीज होता है और न ही ये फ्लावर होता है। एंजियोस्पर्म, इनमें फ्लावर भी होता है और सीड भी होता है। ये भी लैंड पे होने वाले प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ऑल द इंडिविजुअल ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सच एज रोज प्लांट बिलोंग टू ए टेक्सोनोमिक कैटेगरी। ऑप्शन ए स्पीसीज, जीनस, फैमिली या ऑर्डर। रोज प्लांट होता है वो कौन सी टेक्सोनोमिक कैटेगरी के अंदर बिलोंग करता है? तो वो है दोस्तों स्पीसीज। स्पीसीज क्या होती हैं? स्पीसीज होती हैं ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज़, जिसमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं, उनको हम स्पीसीज में डिवाइड करते हैं। ये टेक्सोनोमिक कैटेगरी है दोस्तों, तो इनको याद करना पड़ेगा। टेक्सोनोमिक कैटेगरी जो कि डिवाइडेड है, फर्स्ट पे किंगडम, उससे नीचे फाइलम, उससे नीचे क्लास, उससे नीचे ऑर्डर, उससे नीचे फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीसीज। तो स्पीसीज में सिमिलरिटीज़ होती हैं। रोज़ भी बहुत टाइप के होते हैं, डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं, डिफरेंट, तो उनको अलग अलग स्पीसीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है। तो इसे टेक्सोनोमी इस प्रकार से होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10, पीरल्स आर हार्वेस्टेड फ्रॉम। पीरल्स क्या होती है? पीरल्स होते हैं दोस्तों मोती। मोती होते हैं वो कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? प्राउन होता है दोस्तों झींगा, एक प्रकार की मछली है, झींगा होता है ऐसे। पिला भी एक प्रकार की मछली है, टूना भी मछली है। पिला दोस्तों मछली नहीं, पिला एक शंख देखा आपने कभी? शंख बजाने वाला, उसके अंदर जो जीव पाया जाता है ना उसको पिला बोलते हैं, जिससे शंख प्राप्त होता है वो होता है दोस्तों पिला।
और ओस्टर होता है जिससे मोती पाई जाती है, ऐसा कुछ शेप का होता है, उसके अंदर मोतियाँ होती हैं जो उससे निकाल ली जाती हैं। तो जो मोतियाँ होती हैं वो हार्वेस्ट की जाती है, पेल्स हार्वेस्ट किए जाते हैं ओस्टर से। थोड़ा टफ क्वेश्चन था बट ठीक है, एक दो क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स आर कंसाइडर्ड एनालॉगस स्ट्रक्चर बिकॉज दे आर, जो एक बैट की जो विंग होती है और एक पक्षी की जो विंग होती है, उन दोनों की स्ट्रक्चर एक जैसी होती है। क्यों होती है? बिकॉज उसका कारण है डिफरेंट ओरिजिन और कॉमन फंक्शन के कारण। उन दोनों के पंखों का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। बैट के यहाँ पे ऐसे होती हैं, उनके बाहर के उसकी पंख होती हैं, और जो बर्ड्स होते हैं उनके सीधी हड्डी के साथ पंखें जुड़ी होती है, जो कि स्ट्रक्चर में बिल्कुल अलग है, बट उनका दोनों का फंक्शन है फ्लाई करना, उड़ना, दोनों का फंक्शन है। डिफरेंट ओरिजिन के साथ कॉमन फंक्शन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, अपार्ट फ्रॉम हाइपर एसिड सिक्रेशन पेप्टिक अल्सर आर ऑल्सो डिवाइड ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फॉर्मेशन द कॉजिटिव एजेंट। तो दोस्तों जो पेप्टिक अल्सर होता है, पेप्टिक अल्सर, ये अपने डूडोनम में या लार्ज इंटेस्टाइन में घाव कर देता है, उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर होता है। इसके दो कारण होते हैं, एक तो एसिड सिक्रेशन होता है, भाई ज़्यादा एसिड अगर सिक्रेट हो गया तो वो जो वॉल होती हैं उनको डैमेज कर देगा और अल्सर कर देगा, और दूसरा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। तो वो बैक्टीरिया कौन सा एजेंट है, वो कौन सा बैक्टीरिया? तो वो दोस्तों हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है। इकोलाई भी एक बैक्टीरिया है जो पेट से संबंधित बीमारियां करता है, और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया जो कि निमोनिया करता है, इसकी वजह से निमोनिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और सेलेमोना टाइफूरियम की वजह से टाइफाइड होता है, इसको सेलेमोना टाइफी भी बोलते हैं। तो ये टाइफाइड कोज करने वाला बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सिंबल ऑफ एलिमेंट वाज इंट्रोड्यूस। तो जो सिंबल होता है एलिमेंट का, जैसे कार्बन का ऐसे पूरा सर्कल डार्क कर दिया कार्बन का, या ये सल्फर या मर्सिडीज लोगो देखें तो ये होता है फॉस्फोरस, हाइड्रोजन का होता है सर्कल के अंदर एक पॉइंट। तो ये दोस्तों किसने किया था? इसको एलिमेंट के सिंबल को इंट्रोड्यूस किया दोस्त जॉन डाल्टन ने सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट्स अमंग द फॉलोइंग विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। तो इसको दोस्तों हम कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से, इजीली कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि मरकरी अपन को सबको पता है, मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के अंदर होता है। तो मरकरी किसी और के, हाँ, इसी बी और डी के अंदर से आएगा। ए और सी को पहले तो एलिमिनेट कर दो, कोई भी अगर क्वेश्चन आए ऐसा तो उसको पहले एलिमिनेट करो। अब अपने पास है दो ऑप्शन बी और डी, और अगर जब भी दो ऑप्शन अगर आपके पास हो तो वो क्वेश्चन आप 100% करके आए, ठीक है। अगर अपने पास 3 ऑप्शन हो तो मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। कोई 20% ही क्वेश्चन उसको करना है तो कर लीजिए बिल्कुल, और अगर चारों में से कुछ पता नहीं वो छोड़ दीजिए, क्योंकि CDS की 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने 70 क्वेश्चन कर दिए और 30 उसमें से गलत हो गए, 70 सही है 30 गलत है, तो आप 60 बचेंगे, 10 और कट जाएंगे। अगर आप मेरिट 70 रहेगी ना तो आप वैसे भी मेरिट से नीचे चले जाओगे। तो ये तभी कीजिए, तभी अगर 2 ऑप्शन आपके पास बचे हो ना तो 100% कीजिए, ठीक है। ये रूल लगा के चलिए, बहुत काम में आएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। अपने पास ऑप्शन रह गए बी और डी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, क्योंकि जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल है, जबकि मरकरी लिक्विड मेटल है। तो ये एक नॉन मेटल है, एक मेटल है, जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। ऑप्शन जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, जिंक ऑक्साइड। अगर जिंक ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्शन करें तो ये देता है ZnCl2 प्लस में H2O, और अगर इसको ZnO को
बेस के साथ रिएक्शन करे तो ये देता है Na2ZnO2 प्लस में H2O। HCl एसिड, NaOH बेस है, इन दोनों के साथ वाटर देता है, ऑक्साइड बनाता है। नंबर 60, सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर लॉन्गर टाइम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। सिल्वर के किसी आर्टिकल या किसी बर्तन को अगर हम ओपन एयर में रखते हैं तो उसका कलर ब्लैक हो जाता है। किसके कारण होता है, किसके फॉर्मेशन के कारण होता है, तो वो होता है दोस्तों सल्फाइड के फॉर्मेशन के कारण। 2Ag प्लस में सल्फर ये बना लेगा Ag2S, इसी के कारण सिल्वर का कलर ब्लैक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस विल बेंड द लाइट रे थ्रू लार्जेस्ट एंगल। लार्जेस्ट एंगल में कौन सा लेंस लाइट को बेंड करेगा, प्लस 2.0 डायोप्टर, प्लस 2.5 डायोप्टर या माइनस 1.5 डायोप्टर या माइनस 2.0 डायोप्टर। जो पावर होती है लेंस की वो मापी जाती है डायोप्टर में। डायोप्टर, और डायोप्टर क्या होता है, 1/में में फोकल लेंथ होता है। तो जिसकी ज़्यादा पावर होगी वो उतनी ही ज़्यादा लाइट बेंड करेगा। तो सबसे ज़्यादा लाइट बेंड करेगा जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर है, जो कि पॉजिटिव 2.5 डायोप्टर का। इजीली कॉमन सेंस से कह सकते हैं। क्वेश्चन अगर बेसिक्स क्लियर है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, ए लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। लुमिनस ऑब्जेक्ट, लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होता है जो लाइट प्रोड्यूस करता है। ए लुमिनस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। द इमेज ऑब्टेन्ड इन द स्क्रीन इज। एक लेंस है कन्वर्जिंग लेंस जिसकी फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर और एक ऑब्जेक्ट रखा है 40 सेंटीमीटर पे, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो, तो ये दोस्तों एक इसमें फॉर्मूला लगेगा 1/f अपॉन में 1/v माइनस 1/u। ये निकाल के इसकी मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस होगी। तो एक न्यूमेरिकल है, थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल है, बट आते हैं एक दो क्वेश्चन, इनको छोड़ दे तो ये अच्छा है, या आते हैं तो कर भी लो। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन ए लाइट रे एंटर्स इनटू ग्लास मीडियम टू वाटर मीडियम एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ये ग्लास है और ये वाटर, एक रे आती है ग्लास से और 0 डिग्री पे ही इंटर कर जाती है वाटर के अंदर, तो जो रिफ्रैक्शन एंगल होगा, इंसिडेंस एंगल तो ये है, और जो रिफ्रैक्शन एंगल होगा वो क्या होगा, तो वो होगा दोस्तों 0, क्योंकि दोनों ही डेंसर मीडियम है और लाइट 0 डिग्री से आई है। तो 0 डिग्री पे लाइट आएगी, वो बेंड नहीं होगी और वो लाइट सीधे ही चली जाएगी। तो सी इसका राइट आंसर होगा 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना वेरीफाई द फैक्ट दैट लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड। लाइट होती है वो साउंड से फास्ट ट्रैवल करती है। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि साउंड की होती है यही कुछ 1235 किलोमीटर पर आवर के लगभग। बहुत ज़्यादा होती है लाइट की स्पीड। तो कौन सा फिनोमिना है जो ये प्रूव करता है कि जो लाइट स्पीड होती है वो साउंड स्पीड से फास्ट है। ट्विंकलिंग ऑफ लाइट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन नाइट स्काई, तो ये तो दोस्तों रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से तारे चमकते दिखाई देते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। लाइटनिंग ऑफ ए मैच स्टिक, माचिस का जलाना, ये तो कोई है नहीं, सेंस ही नहीं बनाता। थंडरस्टॉर्म, यानी कि दोस्तों थंडरस्टॉर्म आता है तब पहले बिजली कड़कती है, तब पहले क्या दिखाई देता है, पहले दिखाई देती है लाइट, और लाइट के बाद ही साउंड आता है। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि लाइट इज़ फास्टर देन दिस साउंड। मिराज, मिराज दोस्तों TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। ये तो इमेज से संबंधित है, तो थंडरस्टॉर्म इस पर राइट आंसर होगा। एलिमिनेशन से भी आसानी से ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स एंड स्क्रीन वुड प्रोड्यूस शार्पेस्ट शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट आते हैं वो ऑब्जेक्ट जिसकी आर पार ना देखा जा सके, उसके और स्क्रीन के बीच में शार्पेस्ट शेडो बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए पॉइंट सोर्स और एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन। एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन चाहिएगी और एक पॉइंट ऑफ सोर्स चाहिएगा, तभी एक शेडो बन सकेगी इस OPQ ऑब्जेक्ट के ऊपर। हार्ड है क्वेश्चन, बट आते हैं 2-4 हार्ड आते हैं, ओबियसली बहुतों को नहीं पता होते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इससे आपको घबराना नहीं है।
आपको आसानी से करने जो आते हैं वो कीजिए सबसे पहले, जो ना आते हैं वो बाद में देख लेंगे, कोई टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती हैं। तो कन्वेंशनल वो होते हैं जो बार बार में इसको रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी। और कन्वेंशनल सोर्स वो होते हैं जिसका एक ही बार यूज किया जा सकता है, जैसे कोयल, पेट्रोलियम इत्यादि, इनको कहते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी। और नॉन कन्वेंशनल जिसका बार बार प्रयोग किया जा सकता है, नेचर के द्वारा बार बार प्रोवाइड किया जाता है। तो पेट्रोलियम एक ही बार प्रोवाइड किया जाता है, एक बार यूज़ कर सकते हैं, खत्म होने के बाद दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, नहीं कोयल का, नहीं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का, इनकी भी एक एज होती है। सोलर एनर्जी है जो सन के द्वारा करोड़ों ईयर्स तक अपन को प्रोवाइड की जाती है और जो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्लोएम इज़ करेक्ट। तो फ्लोएम के बारे में क्या करेक्ट है, तो एलिमिनेशन मेथड लगा इसमें। ऑप्शन नंबर ए फ्लोएम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, नहीं दोस्तों ये जाइलम करता है, जाइलम करता है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, ये सही है। फ्लोएम जो पार्ट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, उन पार्ट्स तक जो पार्ट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं पहुँचाता है, मिनरल्स पहुँचाता है उन तक। फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, ये रॉन्ग है। और स्पोर्ट, प्लांट को स्पोर्ट, इस कोई स्पोर्ट नहीं करता, वो ट्रांसपोर्ट करता है बस, नो स्पोर्ट ओनली ट्रांसपोर्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24, मैच्योर स्केलेनकाइमा सेल्स है। स्केलेनकाइमा सेल्स कौन सी होती हैं, जो प्लांट होता है उसकी जो बाहरी सेल्स होती हैं, जो बाहरी सेल्स होती हैं जिसकी वजह से उनका तना और भी ज़्यादा वाइड होता जाता है, जो कि डेड होती हैं। इसमें डेड देख, लिविंग नहीं, रॉन्ग आंसर बी लिविंग। तो अपन के पास दो ही बचे, 50% चांस है कर क्या ना कुछ भी हो, चाहे राइट हो चाहे रॉन्ग हो। इसमें भी ये होती है इग्निफाइड वॉल एंड आर डेड, ये होती है इग्निफाइड वॉल होती है जो कि डेड होती है प्लांट्स के बाहर। क्वेश्चन नंबर 25, इन ह्यूमन बीइंग क्रोमोसोम आर डिटरमाइन बर्थ ऑफ ए नॉर्मल फीमेल एंड चाइल्ड। कितने क्रोमोसोम एक माता और पिता से बच्चे के जन्म के लिए जाते हैं। 22 और 22 तो दोनों में ही होते हैं, मेल हो या फीमेल, तो ये तो दोनों में ही होते हैं। प्लस में अगर एक औरत क्या देती है, एक औरत देती है, फीमेल तो देती है X, और मेल अगर X देगा तो जो होने वाला बर्थ है वो एक गर्ल चाइल्ड का होगा। और अगर मेल 22 प्लस में Y देता है तो वो होने वाला जो बर्थ है वो बॉय का होगा। तो ये मेल पे डिपेंड होता है लड़का या लड़की होना है, मेल पे डिटरमाइन होता है लड़का और लड़की होना। तो दोनों ही अपने एक क्रोमोसोम देते हैं, महिला तो X देगी ये तो कन्फर्म है, और पुरुष X या Y इनमें से जोन सा क्रोमोसोम आएगा उसी बच्चा होगा। जैसे गर्ल या बॉय, X आएगा तो गर्ल होगी और अगर Y आएगा तो बॉयज़ होगा। ये 22 प्लस में 22 क्रोमोसोम तो नॉर्मल है फीमेल या मेल में, एक ही डिफरेंट होता है। अगर 22 प्लस में X और X आएगा तो ये बन जाएगी फीमेल, और 22 प्लस में X और Y आएगा तो ये होने वाला जो बच्चा वो होगा मेल। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मदर भी एक X क्रोमोसोम देगी और फादर भी एक X क्रोमोसोम देगा, वो Y क्रोमोसोम भी दे सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है X ही दे। ऑप्शन नंबर बी भी राइट हो सकता है इसका, वो X भी दे सकता है मेल, जो Y भी दे सकता है, तो दोनों ही ऑप्शन राइट होंगे। इनमें से अगर कोई एक आए तो अपन वो लगा देंगे, वरना बोनस पॉइंट तो अपना है ही। क्वेश्चन नंबर 26, एंटीबायोटिक सच एज पेनिसिलिन, एक होता है तो एंटीसेप्टिक और एक होता है एंटीबायोटिक, क्या होते हैं दोस्तों, बहुत कन्फ्यूजन रहता है क्या देना है, एंटीबायोटिक दिया या एंटीसेप्टिक। अगर अपने किसी शरीर पे चोट लगी स्किन पे तो उसके ऊपर जो लगाया जाता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए वो होता है एंटीसेप्टिक। और अपन ओरल जो लेते हैं माउथ के द्वारा जो अंदर जाके बैक्टीरिया को किल करती है वो होती है एंटीबॉडी। उसमें एंटीबॉडीज होती हैं, डेड होती हैं, बट वो होती है एंटीबॉडी। तो क्वेश्चन नंबर 26, एंटीबायोटिक सच एज पेनिसिलिन क्या करती है। पेनिसिलिन क्या करती है, सेल वॉल फॉर्मेशन को ब्लॉक करती है बैक्टीरिया में, आरएनए सिंथेसिस को रोकती है, या डीएनए सिंथेसिस को ब्लॉक करती है, डिवीजन इन बैक्टीरिया को ब्लॉक करती है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, राइट आंसर रहेगा सेल वॉल फॉर्मेशन। ये क्या करती है, पेनिसिलिन क्या करती है दोस्तों, एक होल कर देती है। बैक्टीरिया अगर प्रोटीन संश्लेषण करता है तो उसमें एक होल कर देती है, तो वो होल वो बैक्टीरिया बंद नहीं कर पाता है, जो ये प्रोटीन सिंथेसिस करने पर ही वो उसको
कंप्लीट ओवरलैप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बैक्टीरिया डाइड हो जाते हैं। तो सेल वॉल फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देती है पेनिसिलिन बैक्टीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, द रेडियो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोपेटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। ये हाइड्रोजन के तो कोई आइसोटोप है नहीं। एक होता है दोस्तों आइसोबार, एक होता है आइसोटोप। ये क्वेश्चन 90% एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इनके ऊपर। क्या होता है आइसोबार? आइसोबार वो होता है दोस्तों जिसमें आइसोटोप क्या होता है, जिसमें जो ऊपर का होता है, मतलब जो कि एटॉमिक मास होता है, वो अलग अलग होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक मास अलग अलग होता है। याद करने की ट्रिक है, टॉप पे वो सेम नहीं होंगे, ठीक है। टॉप पे क्या होता है? टॉप पे एटॉमिक मास होता है, नीचे क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास सेम नहीं। आइसोबार में इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें कार्बन पे जैसे एटॉमिक नंबर तो अलग होंगे और एटॉमिक मास सेम होगा। ये आइसोबार में होता है। आइसोबार में एटॉमिक मास ऊपर जो होता है वो एटॉमिक मास सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे। इन पे अधिकतर क्वेश्चन पूछ ले, अधिकतर 90% ये एग्जाम में देखने को भी मिलते हैं। इसके ऊपर दे देंगे अपन को 4 ऑप्शन, बता देंगे इसमें आइसोबार बताइए। तो जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है वो है दोस्तों ट्राइटेनियम। अगर आइसोटोप पूछे जाए तो प्रोटियम और ड्यूटेरियम दोनों भी आइसोटोप है। ऑप्शन सी राइट आंसर ट्राइटियम होगा दोस्तों। और ट्राइटियम में 1 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये एक रेडियो एक्टिव ट्रेसर होता है जो कि अधिकतर रेडियो ल्यूमिनेंट लाइट सोर्स जैसे वो चीज़ इंस्ट्रूमेंट अधिकतर में प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर इसकी रहेगी हाइड्रोजन 1,3। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ट्राइटियम। क्वेश्चन नंबर 28, फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर स्टोरिंग बायोलॉजिकल टिश्यू। बायोलॉजिकल टिश्यू को स्टोर करने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज की जाती है? लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड हीलियम, लिक्विड आर्गन या लिक्विड ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर बॉडी पार्ट्स को, बायोलॉजिकल टिश्यू को स्टोर किया जाता है। यहाँ तक कि ह्यूमन बॉडी भी स्टोर की जाती है। अगर ह्यूमन बॉडी स्टोर करने की रेट जो 12 करोड़ रुपए, और माइंड की अगर ओनली माइंड की स्टोर करने की बात करें लिक्विड हाइड्रोजन में तो 5 करोड़ रुपए। यूएसए में बहुत सी कंपनियाँ हैं, इसको बोलते हैं क्रायो फ्रीज, जो कि बॉडी को स्टोर करती हैं ताकि भविष्य में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए जिससे वो बॉडी को दोबारा, उसकी सारी बॉडी कम्प्लीटली बची रहे और दोबारा उसको जीवित किया जा सके। तो उस टेक्निक के थ्रू वो बाद में भी जीवित रह सके। तो वो लिक्विड नाइट्रोजन, और इसको टेक्निक को कहते हैं सायरो फ्रीज। इसमें टेम्परेचर की बात करें 150 सेल्सियस से 273 सेल्सियस तक टेम्परेचर, इतना ठंडी रहती है 150 से 273 सेल्सियस तक। इसमें बायोलॉजिकल टिश्यू कम्प्लीटली सेफ रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ऑक्साइड और रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पे जो ऑक्साइड नहीं बनाता तो वो है दोस्तों टिन, जो कि जिसके साथ अगर टिन के साथ अगर ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएं तो ये बनाता है टिन पर ऑक्साइड। बाकी की बात करें तो 2Mg प्लस में O2 ये बनाएगा 2MgO ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड लेड भी बनाएगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके लेड ऑक्साइड, और सिल्वर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाएगा सिल्वर ऑक्साइड। टिन है, टिन जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाएगा टिन पर ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 30, दी वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस इज। फॉस्फोरस की वैलेंसी तो वो है दोस्तों 3 और 5। इसका फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3। तो जो इसकी वैलेंसी होगी फॉस्फोरस की वो होगी 3 और 5। क्वेश्चन नंबर 31, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। और इसी तरह के वीडियो अलग अलग जो ईयर है 2030 से लेके 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20, 21, 22 और हालांकि 23 का भी अब हो जाएगा फर्स्ट पेपर। इसका भी साइंस का अलग से एक वीडियो बना के डालेंगे, साइंस के, हिस्ट्री के बाद में, पॉलिटिकल के उसके बाद में, और ज्योग्राफी के अलग अलग सारा, मतलब कम्प्लीटली आपको प्रीवियस ईयर पेपर इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे कम्प्लीटली, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए प्रीवियस ईयर में कैसे पेपर आते हैं। और कभी मैराथन क्लास भी लेंगे तो वो देखते हैं बाद में। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लेड नाइट्रेट ऑन ईटिंग गिव्स। लेड नाइट्रेट यानी कि
पीबी लेड, तो लेड नाइट्रेट को ईट करते हैं तो क्या देते हैं, तो 2PbNO3 2 लेड नाइट्रेट, इसको अगर हीट करेंगे तो ये देगा 2PbO प्लस में 4NO2 प्लस में O2। तो इसमें क्या है ऑप्शन में दोस्तों, तो ऑप्शन में है PbONO2। आते हैं 5-6 क्वेश्चन, कुछ बड़ी बात नहीं है, बट ठीक है, अगर अपन 30 क्वेश्चन है, 32 है, 35 भी आ जाते हैं, उनमें से अगर 25 भी क्वेश्चन अपने करेक्ट है ना तो बहुत है, इनफ है। तो ये आज अपन लास्ट क्वेश्चन अपना ख़त्म करते हैं, आज के इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अब कैसा लगा, कोई डाउट है वो कमेंट सेक्शन में बताइए। टेलीग्राम पे भी आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं, वहाँ पे हम अपने डाउट को बताएंगे, और बने रहिए, करते रहिए हमारे साथ तैयारियाँ। थैंक यू।